ऑफिस गए तो एसी, घर में एसी, कार में एसी, हम अपने आप को सनलाइट को एक्सपोज ही नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं विटामिन D3 भी सब में डेफिशिएंट पाया जाता है आजकल। तो ये भी जरूरी है महिलाओं के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेट 30s में शादी कर रहे हैं। मैं आज 25 साल का हूँ रफली, तो मैं कितने टाइम तक के लिए स्टोर करा सकता हूँ अपना स्पर्म, उसका क्या प्रोसेस रहता है और उसके क्या चार्जेस होते हैं? हर औरत, हर महिला पैदा होती है अपने फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स लेके, उसको बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। वो जेनेटिकली डिसाइडेड होता है प्रोग्राम। हाँ, सब वेरी करता है सबका? यस, ये सबका वेरी करता है। वन साइज डजंट फिट ऑल। किसी की उम्र 27-28 साल है और AMH 1 से कम आता है, 1 नैनोग्राम से कम आता है, तो अपना खान पान और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। संतान पैदा करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो B12 और D3 भी बहुत ज़रूरी है। आप मेडिकल इंश्योरेंस भी लेते हैं? हाँ, एग्जैक्टली। आप LIC पॉलिसी भी लेते हैं, आप SIP भी स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप कल को शादी करेंगे, आप एक फैमिली स्टार्ट करना ही चाहेंगे, मोस्ट ऑफ अस, तो इस फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, वाओ, लाइक दिस इज समथिंग वेरी न्यू। आई गेस ये पॉडकास्ट पे भी बहुत लोगों ने बात नहीं करी होगी। हेलो मैम, वेलकम टू अराउंड टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बहुत सारे सवाल है और ऑडियंस को मैं बताऊं, बहुत सारी हमने बातें करी हैं। आप लोग हर दिन हमें कमेंट करते हैं कि संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट करते हैं कि कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, और आप किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पूछिए कि क्या दिक्कत आ रही है। हमने बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा कि ये प्लैनेट्स की वजह से ये दिक्कत हो सकती है, इन प्लैनेट्स की वजह से ये दिक्कत हो सकती है, और उनकी कुछ रेमेडीज़। पर आज हम फुल प्रूफ साइंटिफिक लॉजिकल आपके लिए सॉल्यूशंस लाएं। हम साक्षात एस्ट्रोलॉजर नहीं, डॉक्टर के साथ बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि क्या रास्ते हैं अगर आपको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें सिर्फ लेडीज़ में होती हैं, मेल्स में नहीं होती, या फिर मेल्स में होती हैं, लेडीज़ में नहीं होती? ये सारी बातें करेंगे सॉल्यूशंस क्या हैं, बातें करेंगे कि क्या इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, और सारी चीज़ें आपको इस पॉडकास्ट में पता लगने वाली है। सो सबसे पहले मैम, बहुत सारे लोग, आपको जो ऑडियंस नहीं है वो देख रही होगी, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू, एंड उसके बाद आई विल पुट माय क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति बाली है। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर के नाम से करोल बाग और ईस्ट ऑफ कैलाश, साउथ दिल्ली में हूँ मैं। परफेक्ट। IVF आपने बोला, बहुत सारे लोगों को अभी IVF नहीं पता होगा, सो जल्दी से आप समझाइए कि IVF एग्जैक्टली है क्या और इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। IVF एक ट्रीटमेंट है, एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट है जो उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपनी संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं या 1 साल से ऊपर हो गया, ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का और कर नहीं पा रहे हैं। तो IVF का मतलब अगर मैं समझाऊं तो IVF का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब विट्रो शब्द का मतलब है बॉडी के बाहर। तो ऐसा क्या हम बॉडी के बाहर करते हैं, अगर हम समझें तो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फर्टिलाइजेशन यानी अंडा और स्पर्म, वहाँ पे फर्टिलाइज होता है अंडा ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो अगर वो फर्टिलाइजेशन आप अगर आते हैं और हम उसको IVF के द्वारा लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो बॉडी के बाहर हो गया वो, इसलिए उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइज करने के बाद, एग और स्पर्म मिलने के बाद एक एम्ब्रियो बनता है, यानी हिंदी में उसे कहेंगे तो भ्रूण बनता है। उस भ्रूण को हम बच्चेदानी में यानी यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, और अगर वो वहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो एक पूरा 9 महीने तक प्रेगनेंसी वहाँ पे नॉर्मल तरीके से चलती है। तो ये एक IVF नटशेल में IVF का मतलब यही है। और ये उन कपल्स के लिए किया जाता है या वो दंपति जो संघर्ष कर रहे हैं, जिस किसी की ट्यूब ब्लॉक निकलती है या किसी मेल में स्पर्म फैक्टर्स कम है नॉर्मल से, या फिर कोई और समस्या है, अंडे कम बन रहे हैं या बहुत टाइम हो गया ट्राई करते वक्त कोई कारण नहीं मिल रहा है इनफर्टिलिटी का, जैसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कह देते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जिसके लिए IVF एक ट्रीटमेंट ऑप्शन निकल के आता है सामने, और बहुत अच्छा विकल्प निकल के आता है। परफेक्ट। नाउ यू हैव टू लुक एट मी एंड टॉक। हम एक डिस्कशन करते हैं। सो इज इट लाइक कि एक हस्बैंड वाइफ आते हैं एंड उनमें से किसी को कोई ना कोई इशू होगा कि वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं हो पा रहा, राइट? यहाँ तक, उसके बाद फिर वो आपके पास आते हैं एंड फिर आप लोग टेस्ट करते हैं। तो वो टेस्ट क्या होते हैं? बहुत सिंपल टेस्ट हैं। जब भी कोई दंपति या कपल हमारे पास आके पूछते हैं कि मैम हम कहाँ से शुरुआत करेंगे,
तो मैं ये कहती हूँ कि अक्सर कई बार लेडीज़ जो है वो अपनी मदर इन लॉ या अपने घर में किसी भी और महिला के साथ आ जाती हैं, बट सबसे पहला टेस्ट जो ज़रूरी है वो है पुरुष का टेस्ट, सीमेन एनालिसिस। सिर्फ ये कह देना कि वो स्त्री बांझ है या वो कंसीव नहीं कर पा रही है, प्रॉब्लम हमेशा एक लेडी की तरफ उंगली उठाई जाती है या उसी से सब लोग पूछते हैं कब गुड न्यूज़ दे रहे हो। कभी अपने बेटे से भी पूछिए, जिम्मेदारी तो दोनों की है, तो बच्चा तो उन दोनों के साथ होगा ना, एक से तो नहीं हो सकता है। तो पुरुष को साथ आना चाहिए और सबसे पहला टेस्ट जो होगा वो होगा सीमेन एनालिसिस। उसके बाद उस महिला का अल्ट्रासाउंड करके हम लोग ओवरीज देखेंगे, यूट्रस देखेंगे, और ओवरी में खास करके एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी ओवरी में अंडा बनाने की क्षमता देखी जाती है, और एक ब्लड टेस्ट AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये बेसिक टेस्ट देखने के बाद आप एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि इसमें क्या ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं। और एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली महिला की एज। तो एज आपके सामने है, टेस्ट की रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, और शादी को कितने साल हुए हैं, और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई और एडेड फैक्टर है वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं, और उसके बाद आप एक ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं उस कपल को। ओके, सो लेट्स गो स्लो। मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि लोग समझ पाएँ बहुत अच्छे से। मेरी शादी नहीं हुई है, बट हम सपोज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैं अपनी वाइफ के साथ आपके पास आता हूँ। अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा वाइज हूँ, मैं थोड़ा सा इंडियन सोसाइटी से हटके हूँ, तो मैं खुद अपनी वाइफ को लेके आता हूँ। वेरी नाइस। हम वो सिनारियो से थोड़ा स्किप करते हैं कि मेरी वाइफ आने में डर रही है या मेरे को बताने में डर रही है और छुपके छुपके वो मेरी मम्मा के साथ जा रही है। इस सिनारियो से हटके हम लेते हैं कि दो कपल्स आपके पास आए, मैं और मेरी वाइफ आपके पास आए। सो सबसे पहले आप मेरे को कहोगे कि मेरा सीमेन टेस्ट होगा, राइट? अब उसमें उसका क्या प्रोसेस रहता है और उसके क्या चार्जेस होते हैं? इन जनरल आप वेगली चार्जेस बता सकते हो जो नॉर्मली होते हैं? बिल्कुल। देखिए, आप अगर मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले सिर्फ आपका ब्लड ग्रुप मुझे मालूम होना चाहिए, नहीं तो वो हाथ के हाथ वहीं भी हो जाएगा। 4 टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और VDRL यानी वायरल मार्कर्स। ठीक है। ये इसलिए करवाते हैं कि लैब में जो पर्सन काम कर रहा है, बाकी पेशेंट्स का भी होता है, तो किसी को अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकें और कहीं कोई कंटामिनेशन ना हो और किसी को ट्रांसफर ना हो ये इन्फेक्शन। तो इस बात की एहतियात रखनी ज़रूरी होती है। Okay. तो ये 4 टेस्ट करा के इनकी रिपोर्ट साथ के साथ 20 मिनट्स में हमारी लैब से रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है। रैक की रिपोर्ट आने के बाद आपको एक रूम दे दिया जाएगा, आप सीमेन सैंपल के लिए एक बॉटल दी जाएगी, आप सीमेन सैंपल प्रोड्यूस कर दीजिए हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में। घर से लाने का अलाउड नहीं होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको लेबोरेटरी के अंदर हम लोग टीवी की स्क्रीन है हमारी क्लिनिक में, आपको टीवी की स्क्रीन पे हम दिखाएंगे कि आपके स्पर्म का काउंट कितना है, मोटिलिटी कितनी है और आकार मॉर्फोलॉजी कैसी है। और हमारी क्लिनिक में सीमेन एनालिसिस फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं है। फ्रीजिंग के मिनिमम चार्जेस होते हैं, अगर आप 6 मंथ्स के लिए फ्रीज कराते हैं तो वो डेफिनेटली अराउंड 3,000 to 5,000 रुपीज लगता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड। और अगर 1 मंथ के लिए तो वो 1,500 to 2,000 रुपीज है। तो सीमेन एनालिसिस अगर आप कराना चाहते हैं वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है। सीमेन एनालिसिस तक तो हमें समझ आया, आपने कहा फ्रीजिंग। अब फ्रीज क्यों कराते हैं, क्यों कराना चाहिए और क्या ये कराना जरूरी है, कैसा? देखिए, फ्रीजिंग एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। सपोजिंगली कोई कपल मेरे पास आया और 100% वर्किंग मेल्स होते हैं, ज़्यादातर पुरुष काम करते हैं, तो बार बार जब उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट हो रहा है वो नहीं आ सकते हैं, तो अगर सैंपल बिल्कुल नॉर्मल है तो हम फ्रीज कर देते हैं। वो एक बैकअप सैंपल की तरह भी काम करता है कि किसी दिन मान लीजिए कि मैंने IVF किया उस महिला पे और उस दिन पुरुष को फीवर है, उसके हस्बैंड को फीवर हो गया, या वो किसी भी इमरजेंसी की वजह से XYZ रीज़न की वजह से वो क्लिनिक में उस समय जब मुझे अंडे निकाले हमने पिकअप किया और वो अवेलेबल नहीं है क्लिनिक में, या उनकी वाइफ उस समय प्रोसीजर के थ्रू जा रही थी, स्ट्रेस इतना हो गया कि वो दे नहीं पाए सीमेन सैंपल, तो ये सारे जितने ऑप्शंस मैंने बताए ये सब अवॉइड करके अगर मेरे पास एक बैकअप सैंपल है क्लिनिक के अंदर तो यूज़ हो सकता है। तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती है जब आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट टेक फॉरवर्ड करते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर करा सकते हैं। परफेक्ट। कैसे आउटपुट आता है? लाइक जैसे हमें पता लगता है कि या तो बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है, या हमें पता लगता है कि कुछ चांसेस है इनको जल्दी करना चाहिए कंसीव के लिए ट्राई, या फिर मतलब आउटपुट क्या क्या आ सकते हैं इसमें? देखिए, अगर किसी महिला उसकी उम्र सिर्फ अभी 27-28 साल है, वो जनरल चेकअप के लिए आई आउट ऑफ 1 year ऑफ मैरिज की भाई कंसीव करना चाह रही थी, नहीं हुआ, अभी मेल पे रहते हैं अभी, ठीक है, मेल की अगर हम बात करें, अगर हम मेल की बात करें, मान लीजिए सीमेन काउंट जो है
3 मिलियन है, 2 मिलियन है, जबकि नॉर्मल पैरामीटर 15 मिलियन WHO गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। ओके। तो मैं क्यों सलाह दूंगी आपको कि आप वेट करते रहिए, आप सैंपल इमीडिएटली फ्रीज कराइए और आप अपनी वाइफ का भी साइमल्टेनियस इवैल्यूएशन देख लेते हैं कि वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, तब भी हमें IVF फिक्स करना पड़ेगा। और अगर बाई चांस भगवान ना करे वहाँ भी कोई पैरामीटर ऐसा है, AMH कम है या कोई और फैक्टर निकल के आता है, तो एडवाइस यही बनेगी कि आप बिना टाइम वेस्ट कीजिए अपनी फैमिली स्टार्ट करने का विकल्प जल्दी बनाइए। ठीक है, टाइम इम्पोर्टेंट है आफ्टर। राइट। सो अगर सपोज मैं आया, हमने टेस्ट किया कि मेरा सीमेन काउंट कितना है, तो अगर वो 13 से 17 मिलियन के बीच में तो अच्छा है। 15 मिलियन एक एवरेज कट ऑफ है, अगर उससे ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए उससे थोड़ा सा कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर बहुत कम है या आपको 10 मिलियन से भी कम आ रहा है तो आप डेफिनेटली अपनी वाइफ का इवैल्यूएशन साइमल्टेनियसली करा लीजिए। ओके, तो दैट्स अ रेड अलर्ट कि अब स्टार्ट कर दो, सीरियसली लो इस चीज़ को। एग्जैक्टली। ओके, अब हमने ये टेस्ट किया, हमें पता लगा कि सीमेन इट्स फाइन। अब हम आते हैं जो वाइफ है मेरी, अब उस पे क्या टेस्ट होंगे, उसका क्या कमर्शियल रहते हैं? बहुत सिंपल है उसके लिए टेस्टिंग बिगिन करना जी। एक बेसिक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड डे 2 और डे 3 ऑफ पीरियड्स पे हम लोग करते हैं, जस्ट टू असेस द ओवेरियन रिजर्व। रिजर्व का मतलब है कि हर औरत, हर महिला पैदा होती है अपने फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स लेके, उसको बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व। वो जेनेटिकली डिसाइडेड होता है प्रोग्राम। हाँ। जब वो अपनी माँ की कोख में थी 5 महीने, उनकी माँ उनसे प्रेग्नेंट थी, तभी डिसाइड हो गया। तो ये सब वेरी करता है सबका? यस, ये सबका वेरी करता है, वन साइज डजंट फिट ऑल। ओके। तो आप असेस करने के लिए कि ओवरी में कितने अंडे दिख रहे हैं, पीरियड्स के 2nd या 3rd डे पे एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर आपको आराम से उसको असेस करके लिख सकते हैं कि कितने एग्स देखे हमने उस राइट ओवरी में और लेफ्ट में, और साथ साथ आपने यूट्रस को भी देख लिया कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई और चीज़ तो नहीं है वहाँ पे, और आपने एक बार एग्जामिन कर लिया। उसके बाद आप आते हैं एक ब्लड टेस्ट पे, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन इज अ ब्लड टेस्ट फॉर अ वुमन विच विल टेल यू कि भाई इस टाइम पे अंडे बनाने की क्षमता आज की डेट में हमारी कितनी है। ठीक है। इसकी रेंज जो हम देखते हैं नैनोग्राम पर ml में देखते हैं, लेबोरेटरी से, अच्छी लैब से ये टेस्ट होना चाहिए, और ये महीने के किसी भी दिन करा सकते हैं। अगर पेशेंट हमने 2nd या 3rd डे ऑफ पीरियड देखा है तो उसी समय भी करा सकते हैं। परफेक्ट, बेटर वही रहेगा। और इसमें अगर मान लीजिए किसी की उम्र 27-28 साल है और AMH 1 से कम आता है, 1 नैनोग्राम से कम आता है, तो उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं पुअर ओवेरियन रिजर्व। ओके। और अगर 1 to 3 के बीच में है तो वो एक ठीक रिजर्व है। 3 से अगर ऊपर जाता है तो हमने अल्ट्रासाउंड भी किया है, उसमें भी हमने क्या कोरिलेट किया इससे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रही है हमें, या अंडे ज़्यादा हैं या अच्छी क्षमता है अंडे बनाने की। 2 से ऊपर है तो अबव एवरेज हो गया वो। तो इस तरह से क्लासीफाई कर दिया जाता है ओवरीज को और ओवेरियन रिजर्व को। तो एज हमारे सामने है, हम उस कपल को अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं कि क्या उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत है या कोई फ्रीजिंग की ज़रूरत है, या वो वेट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए वो लड़की कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे मेरा करियर की कमिटमेंट्स है, मेरी अभी शादी तो हो गई, तो उस कपल को हम कहेंगे आप एम्ब्रियो फ्रीज करवा के रख लीजिए, ट्रांसफ़र आप तब कराना जब आप रेडी होंगे, क्योंकि एज ऑफ द एग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो फ्रीजिंग हो सकती है एम्ब्रियो की भी, स्पर्म फ्रीजिंग भी होती है, एग फ्रीजिंग भी होती है, और एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी होती है। तो सारे विकल्प आपके पास हैं। वाह, तो इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। हमने ये जाना कि 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, आपके स्पर्म काउंट कम होते हैं या फिर ओवरीज में दिक्कत होती है। इसकी क्या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, किसी की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी अंडा टाइम पे नहीं बन रहा है या अंडा फूट नहीं रहा है टाइम पे। बहुत सारी और समस्याएं भी हैं, किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, और भी बड़े सारे विकल्प समस्याएं निकल के आती हैं सामने। दूसरा, कई बार सब कुछ ठीक होते हुए भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कारण आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो कब तक वेट करेंगे? तब भी आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना है। तो रहेगा बेटर कि एज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टाइम रहते कर लीजिए, क्योंकि टाइम निकलने के बाद फिर मुश्किल आती है। ओके, सो ये यहाँ तक हम लोग समझ गए कि हमारे को टाइम से पहले चीज़ें सेट करनी है, अगर एज निकल गई तो पॉसिबल नहीं है। और क्या क्या क्विकली आप बता दीजिए कि क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि स्पर्म काउंट कम होना यंग एज में भी, या फिर वुमेन को दिक्कत होना यंग एज में, तो क्या लाइफस्टाइल की दिक्कत है, बिल्कुल, या माइंडसेट की दिक्कत है, वो सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स आज की मॉडर्न लाइफ को देखते हुए मैं कहूँगी कि ये यंग जनरेशन में मैं यही कहूँगी कि हम लोग, पहले लड़कियाँ इतनी करियर ओरिएंटेड नहीं थी, आजकल लड़कियाँ भी करियर ओरिएंटेड हो गई हैं। दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर करियर्स, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो इसको देखते हुए मैं कहूँगी कि एटलीस्ट अपना खान पान
और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। आप कोशिश करिए कि बाहर का खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए। उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल इम्पैक्ट होता है। ओके। वेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ओव्यूलेशन के साथ, फर्टिलिटी से आपका वेट से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो खान पान सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप घर का खाना खाइए। वंस इन अ वाइल यस, बाहर का ज़रूर हर किसी को मन करता है खाने का, वो चीट डेज अलाउड होते हैं, बट जितनी कोशिश करें उतना घर का खाइए और नियमित खाइए और टाइम पे खाइए। न्यूट्रिशियस फूड खाइए, क्वालिटी का फूड का ध्यान रखिए कि आप प्रोटीन्स बराबर ले रहे हैं, फैट्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे इज इम्पॉर्टेंट। चाहे रेगुलर वॉकिंग ही हो। चलिए, मैंने मान लिया कि आप एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है जी, तो मैं कहूँगी कि आप वॉक पे नहीं जा सकते हैं। आप अगर मेट्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी सीढ़ियाँ यूज़ कर लीजिए। आप कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाते हैं, आपके पास मेट्रो नहीं है, आप अपनी कार से जा रहे हैं, अपनी व्हीकल से, बाइक से जा रहे हैं, तो आप लिफ्ट का प्रयोग मत कीजिए, आप सीढ़ियाँ चढ़ लीजिए उस कॉर्पोरेट की। आप सीढ़ियों से जाइए, शाम को सीढ़ियों से उतरिए। आपने कहीं ना कहीं तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर दी, तो कितना फ़र्क पड़ेगा आपको टाइम में उसमें करने में? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। आप अपने डेली शेड्यूल के अंदर ही ऐड कीजिए कि आप उतने नंबर ऑफ स्टेप्स चल पाएँ। 10,000 स्टेप्स अगर आप वॉच लगाते हैं, मोबाइल पे फॉलो करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबे पार्क में जाना है या कहीं हमें स्पेशल जाना है वॉक पे। आप छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में भी वो स्टेप्स पूरे कर सकते हैं। आप चेयर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल एक डेली स्केड्यूल की बना लीजिए कि टूथब्रश उठते ही हमें चाहिए, हम उसके बिना तो ऑफिस नहीं जाएंगे ना। तो आप सोच लीजिए कि ये भी मेरा एक दिनचर्या का हिस्सा है, मैं इसके बिना नहीं सोऊंगी, रात को आके मैं नहीं सोऊंगा वापस बेड पे आके। परफेक्ट। नींद भी इम्पैक्ट करती है? 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रात की स्लीप। ये नहीं कि हम दिन में सो रहे हैं और रात में काम कर रहे हैं। कई लोग मैं देखती हूँ आके बोलते हैं कि हमारी कंपनी बाहर की है मैम, हमारा टाइम स्केड्यूल नहीं मैच करता है। तो कहीं ना कहीं एक मेलेटोनिन इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है उसका। तो हमारी स्लीप रिदम प्रॉपर होनी चाहिए। 8 घंटे की नियमित रूप से स्लीप, कॉर्टिसोल लेवल्स फर्क पड़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल्स अलग हो जाएंगे आपके। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिला के आपका कहीं ना कहीं प्रजनन क्षमता पे इफेक्ट करती हैं। अब छोटे छोटे हार्मोन, छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके। B12, वेजिटेरियन लोगों में B12 की कमी पाई जाती है जी। और ये B12 जो है बहुत ज़रूरी है हमारे रिप्रोडक्शन सेल्स के लिए कि इसकी मात्रा करेक्ट होनी चाहिए बॉडी में। मैं तो कहती हूँ टेस्ट भी मत कराइए, उस पर भी पैसे मत खर्च कीजिए। आप B12 का सप्लीमेंट ले लीजिए साल में एक बार, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं तो ज़रूर लीजिए। मैग्नीशियम, D3, विटामिन D3 हम सनलाइट में कितना एक्सपोज करते हैं। सब लोग एसी में बैठे रहते हैं, ऑफिस गए तो एसी, बेडरूम में आए तो एसी, घर में एसी, कार में एसी। हम अपने आप को सनलाइट को एक्सपोज ही नहीं करते हैं। गॉगल्स लगाए, कवर किया और गए, हैट पहन ली, अम्ब्रेला ले लिया, शेड में चले जाते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं विटामिन D3 भी सब में डेफिशिएंट पाया जाता है आजकल। तो ये भी ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो इसका भी आप ले लीजिए विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, क्योंकि अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जहाँ आप संतान पैदा करना चाह रहे हैं, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो B12 और D3 भी बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटी छोटी बातें, बट सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द आंसर। परफेक्ट, बहुत क्लियर हो रही हैं चीज़ें यहाँ तक। मैं हर आपकी बात पे कॉन्शियस होता हूँ कि ऑडियंस को यहाँ तक समझ आना चाहिए। मूविंग ऑन, अब हम बात की हमने कॉर्पोरेट कल्चर की, एक हसल कल्चर बनता जा रहा है हमारी जनरेशन में। एंड बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं अभी, स्पेशली मेरी एज के अराउंड, एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेट 30s में शादी कर रहे हैं और बहुत अर्ली 20s में अब कोई नहीं करना चाहता, सब करना चाहते हैं लेट 20s में, अर्ली 30s में शादी करना चाहते हैं। तो उनको क्या, जो मैं सोच रहा हूँ आप बताना ये सही है या गलत है, कि हम लोग ऐसे आपके पास आए, डॉक्टर्स के पास जाएं और हम स्टोर कराएं। अब पहला सवाल ये आता है कि अगर मैं आज 25 साल का हूँ रफली, तो मैं कितने टाइम तक के लिए स्टोर करा सकता हूँ अपना स्पर्म? या आप स्टोर करा सकते हैं, आप स्टोर 5 years तक तो आराम से हो सकता है। अगर आप उससे भी ज़्यादा चाहेंगे वो स्टोर हो जाता है, बट प्लान करो कि 5 years तक हो जाए, मिनिमम 5 years। परफेक्ट। अपर लिमिट 5 years। 5 years की सोच के चलिए आप। उसका क्या चार्जेस आता है? फॉर सीमेन फ्रीजिंग, राइट, सीमेन फ्रीजिंग वुड बी समवेयर अराउंड, आई वुड से 10,000 per year। ओके।
and for egg freezing it is more expensive. That comes to 5,000 per month. But we offer EMI facilities and loan on those egg freezing cycles. We offer loan. But I guess जो बिल्कुल हसल कल्चर में वो कमा रहे हैं और उनको ये ऑल्टरनेटिव दिख रहा है, जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं शादी को लेके, उनको ये सब कंसीव करना होता है पर उनको पता है ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आई गेस ये ऑल्टरनेटिव भी बहुत अच्छा है कि आप एग्जैक्टली कि परेशानी आने से पहले आपने क्योर कर लिया. आप मेडिकल इंश्योरेंस भी लेते हैं. हाँ एग्जैक्टली. आप LIC पॉलिसी भी लेते हैं. आप SIP भी स्टार्ट करते हैं. प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है. अगर आप कल को शादी करेंगे, आप एक फैमिली स्टार्ट करना ही चाहेंगे, मोस्ट ऑफ अस, मतलब 99.99% लड़कियां चाहेंगी, तो इस फैक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. हाँ. वाओ, लाइक दिस इज समथिंग वेरी न्यू. आई गेस ये पॉडकास्ट पे भी बहुत लोगों ने बात नहीं करी होगी कि आप अपने अर्ली एज में भी सिक्योर हो सकते हैं. अपने बच्चे वाली जो आशाएं रहती है, जो हमारे को कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, वो आपकी टूटेगी नहीं. आई वांट टू नो कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी होती है जहाँ पे IVF या ये सारी प्रैक्टिसेस भी काम नहीं कर पाती. वो कैसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं 3 IVF फेल्ड हो गए. पेशेंट्स क्लिनिक बदलते रहते हैं, फाइल्स लेके जाते रहेंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोई भी जिंदगी में अगर हम समस्या को उठा के देखें, आप अपनी लाइफ से उठाइए, मैं अपनी लाइफ से उठाती हूँ कोई भी बात, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम एनालाइज कर पाते हैं कि समस्या थी सामने, अब हम अंडर द प्रॉब्लम जाएं या ओवर द प्रॉब्लम जाएं. प्रॉब्लम सामने खड़ी है तो उसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम होता है. फाइट तो हम बाद में करेंगे जब हम पहले उसको मानेंगे कि हाँ ये दिक्कत है. पहले तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ देयर इज अ प्रॉब्लम एंड नो ब्लेम गेम्स. राइट. किसी को दोष नहीं दे सकते, हम अपने आप को भी नहीं कोस सकते हैं. सबसे पहले सिर्फ उसको आराम से एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट करने के बाद जब आपने उसको प्रोसेस कर लिया अपने माइंड में कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर आप इसका सोल्यूशन सोचिए, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम विल हैव अ सोल्यूशन. यू कैन नॉट गो अंडर द प्रॉब्लम, यू हैव टू गेट ओवर द प्रॉब्लम. लाइफ वहाँ रुक नहीं सकती है, लाइफ में आगे भी जाना है. हर्डल आ गया है, इसे क्रॉस कैसे करना है, अगर हम इसे टेक्निकली सोचेंगे तो हम इसे क्रॉस कर पाएंगे. मैं कई बार देखती हूँ कि जब भी कोई पेशेंट्स आते हैं 3 फेल्ड IVF एंड डॉक्टर साहब आपका नाम सुन के आए हैं आपके पास, उन्हें लगता है कि काश ये डॉक्टर मेरे लिए मैजिक कर दे. लेकिन जो मेरे प्रीवियस कोलीग्स हैं मार्केट में, जिन्होंने वो फाइल्स, जिनकी मैं फाइल्स देख रही हूँ, वो सब भी उतने ही अच्छे हैं जितनी मैं हूँ. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम. पहली बार IVF किया क्योंकि पहला ऑप्शन IVF ही बनता है, वो फेल हो गया क्योंकि IVF 100% रिजल्ट तो देता नहीं है. दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैक्टर हम ढूंढने निकलें तो या तो वो 80% ऑफ द टाइम्स एग फैक्टर निकलेगा कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी. ओके. स्पर्म क्वालिटी नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 to 15%, 10% may be there. ठीक है. And few of 10% will be at the lining of the uterus, यानी seeds and soil. सीड्स हमारे एग और स्पर्म हो गया, सॉइल हमारी लाइनिंग ऑफ द यूट्रस हो गई. परफेक्ट. तो कहीं ना कहीं ये तीनों में से एक फैक्टर तो है ही है, बट 80% ऑफ द टाइम्स दैट वी सी इन आवर एक्सपीरियंस वो एग पे निकल के आता है. तो जैसे ही जब हम ये ऑप्शन रखते हैं कि 3 पार्ट्स हैं, एग, स्पर्म एंड यूट्रस. फीमेल के 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें से 3 चीजें हमें चाहिए एक बच्चा बनाने के लिए. यूट्रस और एग दोनों फीमेल के हैं, मेल का सिर्फ स्पर्म होता है. अब जब हम कहते हैं कि आप एग रिप्लेस कर दीजिए, एक यंगर वुमन से डोनर एग ले लीजिए, हाँ, तो वहाँ शुरू हो जाता है डिजेक्शन, रिजेक्शन, डिप्रेशन एंड डिनायल. अब आपने पहली बार ये बात किसी को कही तो ऑटोमेटिक ये ह्यूमन रिएक्शन है उसका. अगर हम उसकी चेयर में बैठे होंगे तो हमारा भी शायद यही रिएक्शन होगा. बहुत स्वाभाविक है. वो उस पेशेंट ने दोबारा आपको फ़ोन नहीं किया, आप अपनी टीम से कॉल कराइए कि मुझे दोबारा मिलना है आपसे. फिर आप एक डॉक्टर की तरह मत बात कीजिए उससे. फिर आप एक सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग की तरह उससे बात कीजिए, उसे बुला के उसे ऑफिस की जगह दूसरे काउंसलिंग रूम में थेरेपी भी देनी पड़ेगी साथ, बिठा के बोला जाए कि किसी का अगर हाथ कट जाए, या कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि दूसरी कम्युनिटी से होते हैं जहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर देयर रिलीजन. तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अगर किडनी फेल हो जाए, भगवान ना करे, तो आप क्या करेंगे? किडनी बोरो करेंगे ना, किसी की तो लेंगे आप किडनी.
हाँ मैम बिल्कुल लेंगे। तो मैंने कहा सोच लो ओवरी फेल हो गई इस लेडी की, तो आप अंडा क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं फिर? इसमें मजहब कहाँ आ गया? इसमें हमारा रिलीजन ये थोड़ी कहता है किसी इंसान को कि अगर आप पैदा हुए हैं तो आप अपनी ये इच्छा पूरी मत कीजिए। बिल्कुल कीजिए जब ऑप्शन है आपके पास। तो मैंने कहा अगर भगवान ना करे किसी की आर्म कट जाए, एम्प्यूटेशन हो जाए, तो आप प्रोस्थेसिस मंगा के लगा लेंगे, ना कि आप वेट करते रहेंगे कि पूरी दुनिया सिंपैथाइज करती रहे और पूछते रहे कि आपके हाथ में क्या हुआ है। आप कवर करना चाहेंगे, आप फुल स्लीव टी शर्ट पहन ले, शर्ट पहन लेंगे उसके बाद, कोई भी हो चाहे। तो काउंसलिंग सेकेंड मीटिंग में फिर इस तरह से की जाती है कि एक्सेप्टेंस दिलवाना है उसे, कि इंसान पूछता है वाई मी, बट ऊपर वाला कई बार कहता है मैं ये नहीं सुनूंगा वाई यू, you have to say try me, it's not why me. Wow, nice, yeah, right, yeah. So when you have to build that confidence around that couple, उस दंपति को ये समझाना पड़ता है कि देखिए मैं मानती हूँ कि आप इसमें आ गए हैं, लेकिन अब यहाँ से निकलना है हमें। सारी जिंदगी हम इस दुख के साथ नहीं रोते रहेंगे कि हम निसंतान रह गए। जब साइंस ने एक विकल्प दिया है हमें, तो क्यों नहीं उस खूबसूरत विकल्प को यूज करें। फिर मैं तीसरी चीज ये भी कहती हूँ कि जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी पार्टी में, किसी सोसाइटी में, किसी फैमिली फंक्शन में, किसी और का बच्चा भी देखते हैं, चाहे आपकी बहन का हो या आपके भाई का हो, आप उसे कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं आप। रैंडम बच्चों को भी देखकर। तो जो बच्चा आपकी कोख से जन्म लेगा और उसमें 3 में से 2 पार्ट्स आप ही के हैं, तो वो बच्चा खूबसूरत क्यों नहीं होगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ। ट्रू, मेरा ये सवाल है। और एक कोरा कागज है, आप उसमें एरोप्लेन बनाइए, बोट बनाइए, आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको कोरा कागज दिया है और खूबसूरत कागज है, आप उस पर अपनी मनचाही कहानी लिख सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, आई एम एडिंग ऑन, हम दोस्त भी तो ऐसे ही बनाते हैं। एग्जैक्टली, कोई सेम कोक का दोस्त नहीं होता। एग्जैक्टली, तो आपको जब दोस्त वो मिलता है और उतने एक्सट्रीम इमोशंस उसके साथ फील होते हैं, आपको उतने ही लेवल की इनसिक्योरिटीज होती हैं, जेलेसी होती है। So, ये खूबसूरत एक तरफ है कि हम रो रहे हैं कि एक बच्चा नहीं है, और दूसरी तरफ ये साइंस का ये खूबसूरत विकल्प, मैं इसे एक बहुत खूबसूरत वरदान मानूंगी। और आपकी गोदी में एक बच्चा आ गया जो कि आप कहते हैं आपका बच्चा है। आपके डॉक्टर और आपके सिवाय ये बात किसी से शेयर नहीं होती है, और सोसाइटी में कोई ऐसी, आप पैदा करते हैं उस बच्चे को, आप उसे स्तनपान कराते हैं, आप दूध पिलाते हैं, आपकी कोख से जन्मा हुआ बच्चा है। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है? सो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ वो है एक्सेप्टेंस। ये नहीं आ पाती है। माइंडसेट बदलना है, बस माइंडसेट बदलना है। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, नजरिया आपका है। मैंने विकल्प आपको दे दिया है। सो मतलब पॉसिबिलिटी जब आपको हर जगह से लगे नहीं है, तब भी है। बिल्कुल है। ओके, सो आपने 3 चीजें बताई, स्पर्म, एग्स एंड यूट्रस, राइट? अब ये तीनों चीजें बोरो की जा सकती हैं? यस, okay. जब एग रिप्लेस करते हैं उसे डोनर एग कहा जाता है, फिर स्पर्म रिप्लेस करते हैं तो डोनर स्पर्म कह दिया जाता है, और जब हम यूट्रस रिप्लेस करते हैं कि एग और स्पर्म पेशेंट का है, जो कपल है उसका है, लेकिन यूट्रस हमने किसी दूसरे की ली, यानी किराए की कोख, उसे हम सरोगेसी कहते हैं। ओके, लेकिन अब ART लॉ के तहत इंडिया में कुछ लॉ है जो हमें फॉलो करना है, कि उसमें आप काफ़ी चीज़ें आती हैं उस सरोगेसी लॉ के अंडर, कि एज क्या होनी चाहिए कपल की, उसके बाद उनका पहले कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, वो पहली बार माता पिता बनना चाह रहे हैं, और पहले कोई बच्चा सरोगेसी से नहीं हुआ हो, या कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए पहले, और मैरिड कपल हो। वो सारे लॉज के अकॉर्डिंग परमिशन लेनी पड़ती है ART बोर्ड से, लॉयर के थ्रू पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है सरोगेट मदर के साथ, और उसके बाद ये पूरा IVF साइकिल किया जाता है, जिसमें इनके एम्ब्रियोज यानी इनका एग और स्पर्म किसी दूसरी महिला के यूट्रस में डाला जाएगा, और जो बच्चा होगा वो इनका होगा लीगली। परफेक्ट, विल टॉक अबाउट सरोगेसी आगे थोड़ा। अभी IVF पे रहते हैं। आपने बताया, जब हम अभी थोड़ा सा पीछे आते हैं कि जब हम प्रिवेंट कर रहे हैं, हम लोग उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसमें स्पर्म आपने बताया कि ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप एक दिन में भी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन भी क्यों, सिर्फ 1 आवर। 1 आवर में। ओवरी में आपने बताया था, एग्स में आपने बताया था कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उसमें उसका क्या प्रोसेस रहता है, लाइक कितने दिन? उसका प्रोसेस, एग फ्रीजिंग के लिए प्रोसेस, पहले तो एग फ्रीजिंग किसको करानी चाहिए? जी हाँ, एग फ्रीजिंग उन लड़कियों के लिए है जो अभी शादी नहीं करना चाह रही हैं, हाँ, डिले करना चाहती हैं मैरिज,
या फिर उनको राइट पार्टनर नहीं मिला है, करियर में कोई दिक्कत है, या जो भी रीज़न उनके अपने पर्सनल रीजंस भी कोई अगर हैं, और अनफॉर्चुनेटली कैंसर पेशेंट्स, कैंसर ट्रीटमेंट एम्बार्क करने से पहले आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर, क्योंकि आजकल कैंसर ट्रीटमेंट्स में कई बार लाइफ स्पैन बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है, तो आप रेडिएशन कीमोथेरेपी लेने से पहले अपने एग्स फ्रीज करने की बात जरूर कीजिए. सेम फॉर मेल्स ऑल्सो. एनी कैंसर ट्रीटमेंट, फ्रीज योर सीमेन सैंपल. इट इज जस्ट अ 1 hour जॉब. सो फॉर फीमेल्स, आई वॉज कमिंग टू योर क्वेश्चन कि लड़कियों के लिए जब हम करते हैं एग फ्रीजिंग की बात, तो उन्हें 10 से 12 दिन हार्मोनल इंजेक्शंस लेने होते हैं. उसके बाद ये पिकअप का प्रोसीजर हो जाता है जिसमें बॉडी पे कोई कट या टाँका नहीं आता है. एनेस्थीसिया, शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है. हॉस्पिटल में 3.5 साढ़े 4 घंटे रहना पड़ेगा. आप 1 दिन का टाइम लगा लीजिए, सुबह से दोपहर तक लग जाता है, और शाम को आप घर जा सकते हैं और ऐसी कोई समस्या आती नहीं है. एक्सपर्ट हैंड्स में ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ है. ओके, आपने कहा हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, वो सेफ रहते हैं या उसका कुछ बिल्कुल सेफ है. थोड़ा 1% 1 kg बॉडी वेट गेन्स फॉर सम विमेन एंड मूड स्विंग्स किसी में होते हैं, और दोनों टेम्पररी हैं. आफ्टर द पीरियड्स आने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है. लॉन्ग टर्म कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. ओके, परफेक्ट. ये बातें जितनी भी हम कर रहे हैं बहुत सोच विचार, टेक्निकल और बहुत साइंटिफिक वे में कर रहे हैं, बट अगर इसको थोड़ा सा डीप लेवल समझो तो बहुत इमोशनल है. बहुत सारे, जैसे आपने वो कैंसर वाला बोला, तो मेरे को बहुत सारे लोगों के केस स्टडीज याद आए जिन लोगों से जैसे कोई रिलेशन में होता है, कुछ होता है, तो आई नो कि वो कितना एक्सट्रीमली इमोशनल मोमेंट है. एंड अभी शायद आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग है, अभी शायद आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे, स्किप करें क्योंकि आप यंग हैं, या फिर ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए नहीं, तो ये बहुत नॉलेज से आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा. बट जिन लोगों के लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअल परेशानी से जा रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है. क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ हमारे चैनल पे, जो लिखते हैं कि हमारे को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और बात घर में डिवोर्स तक की आ गई है बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन्स, कि हस्बैंड भी अच्छा है, वाइफ भी अच्छी है, बट सिर्फ बच्चा नहीं होने की वजह से फैमिली का प्रेशर इतना बन गया कि दोनों को अलग होना पड़ रहा है. और ऐसे एक्सट्रीम बहुत सारे केसेस हैं जो कि मैं हर दिन हम कमेंट्स में पढ़ रहे होते हैं, या जो हमारा कम्युनिटी है वहाँ पे आ रहे होते हैं. तो आई वांट टू नो कोई भी ऐसी केस स्टडी जहाँ पे आपको लगा कि बहुत ऐसे केसेस, क्योंकि आई नो आपके पास बहुत सारे लोग आके रोद भी देते होंगे. बिल्कुल. तो क्योंकि मैं फील कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, बट तो वो कैसा रहता है, लाइक कैसे आप हैंडल करते हो और कैसे सिचुएशन संभालते हो? देखिए, एज अ डॉक्टर मैंने ये ब्रांच बहुत पैशनेटली ली थी, IVF. तो इसमें आपको लोगों के इमोशंस, कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम है इनफर्टिलिटी में कि आपको ये समझना है कि सामने वाला पेशेंट नहीं है बाय डेफिनेशन. रीज़न कि ना तो वो फिजिकली बीमार है ना मेंटली बीमार है, उसकी जो समस्या है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो सिर्फ इमोशनल भी, तो सबसे ज़्यादा तो इमोशनल है वो. अगर किसी की ट्यूब ब्लॉक है तो उसे तो आप बताएंगे नहीं, तो उसे पता कैसे चलेगा? टेस्ट किया है तो बता दिया, उसे कोई सिम्टम तो नहीं हो रहा ना. वो तो एक बच्चे की चाह से आपके पास आए हैं कि एक चाह है कि एक बच्चा होना चाहिए घर में. दैट इज द टाइम व्हेन दे विजिट यू. So it is more, I feel that there's an emotional burden there more than any physical ailment there. तो इनके साथ हमेशा हमें बात जो करनी होती है वो ऐसे ही करनी होती है कि भाई अगर मान लीजिए मेरी बहन सामने बैठी होती तब मैं क्या करती, या मेरा कोई नियर एंड डियर वन होता तब मैं क्या समझाती. तो मेरी काउंसलिंग जो रहती है पेशेंट्स के साथ वो एग्जैक्टली ऐसे ही रहती है जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया. ग्रेट, बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स, हैप्पी क्लाइंट्स होंगे आपके पास. डेफिनेटली, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना तो यहाँ तक आना मुश्किल था. राइट. कैसा फील होता है जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और जब बच्चा सामने होता है, आपके हाथ में बच्चा होता है, तो लाइक ऐसा लगता है जैसे कि शायद ऊपर वाले ने कुछ अपना काम था जो वो खुद नीचे आके नहीं कर सकता है, तो शायद उसने हमें बनाया, ये उसने ये शफा हमारे हाथ में दी. राइट. वी आर गॉड्स चोजन वंस, आई फील. वाओ. हाँ, थोड़ा मैं खुश हूँ कि मैं थोड़ा सा योगदान दे पा रहा हूँ इस चीज़ में. ओके, मूविंग ऑन, थोड़ा सा और साइंटिफिक आते हैं. कितना प्रोसेस रहता है, क्या रहता है, और एक सबसे बड़ी चीज़ कि एज ग्रुप, कि कौन सी एज के बाद रेड अलर्ट आना स्टार्ट हो जाता है कि ये सारी चीज़ें हार्म करेगी. कि बहुत सारे लोग काम में शादी भी कर लेते हैं बट स्किप करते रहते हैं, कि उनके सपने होते हैं ट्रैवल करना है, उनको कुछ करना है, उनको कुछ करना है, सब कुछ कीजिए. हाँ, बेसिक टेस्ट करा लीजिए बस. सो इट्स की
ओके, कौन से एज के बाद रेड अलर्ट आ जाता है कि आपको? For women, I would say don't cross your 35th birthday without having your eggs frozen if you're not planning a pregnancy. And for males, I would say कि at least one basic semen analysis test, you should get it done as soon as possible. कोई भी एज हो। ओके, ये सारी चीज़ें नेचुरली क्योर हो सकती हैं? जैसे कि डाइट से, या जैसे कि किसी कुछ चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ता है डाइट का, एक्सरसाइज का, बट अगर जेनेटिकली एग रिजर्व कम है तो वो तो चेंज नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ एग्स वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग डाइट हैज़ अ बिग रोल। राइट, ओके। एक टेबू क्वेश्चन है थोड़ा सा, वो इसलिए ही आ रहा है दिमाग में क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े, उन लोगों के कमेंट्स के थ्रू इमोशन समझे। तो एंड आई वांट टू नो योर टेक ऑन दिस कि शादी से पहले लोग कुंडलियां मिलाते हैं, शादी से पहले लोग मैच मेकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यूज करते हैं, फैमिलीज के इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ होता है, बट क्या शादी से पहले जो भी अरेंज मैरिजेस हो रही हैं या फिर लव मैरिज हो रही है उनको टेस्ट करा लेने चाहिए? मैं ये पूछ क्यों रहा हूँ मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का शादी के बाद हमारे को आने वाला टाइम यही होगा। ओके, आने वाला टाइम, अभी तो नहीं है हमारी सोसाइटी में ये, बट मैं थैलेसीमिया के लिए मैंने कुछ टाइम पहले ज़रूर एक वीडियो अपनी क्लिनिक से रिलीज़ किया था कि कुंडली मैच करने की बजाय देख लीजिए कि आप दोनों थैलेसेमिक माइनर ना हों। क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट्स आए जब हमने देखा कि एक बच्चा थैलेसीमिया से ग्रस्त है, काश पहले टेस्टिंग करा लेते। पढ़े लिखे लोग पढ़ी लिखी फैमिलीज में भी नहीं कराते हैं, तो ये मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था इस पे। बट आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे कि आई थिंक कर लेना चाहिए, ताकि ये ना ट्रांसपेरेंसी रहती है। बहुत सारे मैरिजेस, डिवोर्सेस जो आप बता रहे थे अभी हमारी सोसाइटी में आज भी बिकॉज ऑफ दिस होते हैं। राइट। तो अगर चीज़ पहले ही क्लियर है तो आपको भी पता है कि भाई हमने शादी क्या सोच समझ के की है और कंपेनियनशिप ज़रूरी है, या हमारा मेन गोल है कि रिप्रोडक्टिव करियर। बट हमारी शादियों में देखो, एक हम डिनाई नहीं कर सकते कि कंपेनियनशिप के अलावा फैमिली स्टार्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा होना एक शादी को चलाते रखने के लिए भी ज़रूरी होता है, इमोशनली भी ज़रूरी होता है। तो वो एक कपल पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से टेक फॉरवर्ड करते हैं। लोग इसलिए नहीं कराते क्योंकि वो डरते हैं कराने से कोई भी टेस्ट, कि अगर इसमें कुछ निकल आया तो क्या मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा, या वो छोड़ देगी मुझे। या लड़कियों के मन में भी ये डर होता है, या लड़की की फैमिली में भी, कि क्या हमने ये बता दी हिस्ट्री तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। तो शायद लोग इसलिए नहीं करते हैं। आई गेस फिर जब बाद में पता चलता है तो कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे नहीं होते। कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते हैं। तो ये तो एक बड़ा पर्सनल टेक हो जाएगा कि man decides to get it done before he's embarking onto his marital journey, or a woman decides to get it done. A young girl can decide to get it done. But family से अगर पूछोगे तो कोई भी नहीं करवाएगा अपने बच्चों के लिए। तो सीक्रेटली आप लोग जाके करा लो अगर आप स्मार्ट ऑडियंस है डॉन टॉक्स की तो। It should be done, but yeah, it should be done. I think the generation to come is going to talk about it and get it done. I guess मैं ही कराने वाला हूँ इसके बाद। रिपोर्ट्स डाल दूंगा आप लोगों के लिए। स्क्रीन पे रिपोर्ट्स डाल दूंगा कितना स्पर्म काउंट आया। ओके, IVF कितनी बार तक करा सकते हैं? देखिए, 3 IVF साइकिल्स या फिर 10 गुड एम्ब्रियोज अगर हम ट्रांसफर कर चुके हैं और प्रेगनेंसी नहीं आई है तो वी शुड कॉल इट अ डे एंड स्टॉप करना चाहिए। और एक्सेप्ट, अगेन द डॉक्टर ऑल्सो शुड नॉट कंटिन्यू गोइंग ऑन, एंड एक्सेप्ट इट दैट येस वी नीड टू टॉक अबाउट इट नाउ, एंड ईदर इट इज़ द एग क्वालिटी और द स्पर्म। यू डन द साइकिल्स, अगर एक ही क्लिनिक में साइकिल्स हुई हैं तो आपके पास पूरा एम्ब्रियोलॉजी रिकॉर्ड भी है, क्लिनिकल रिकॉर्ड भी है, आपके पास सब कुछ। आप उसे बैठ के स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए, रेट्रोस्पेक्टिवली देखिए कि कहाँ क्या हो सकता था, और उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचिए। मैंने पहले भी कहा कि 80% ऑफ द टाइम्स इट इज़ द एग विच इज़ द कल्प्रिट देयर, और 10% sperms, or 10% it is the lining of the uterus. So you will have an answer to this question. So आप बोरो कर सकते हैं। ओके, थोड़ा डार्क साइड समझने की कोशिश करते हैं कि आई गेस इस लाइक आई डोंट नो इस इंडस्ट्री में कैसे है, पर आई गेस हर इंडस्ट्री में बहुत गलत प्रैक्टिसेस भी होती हैं। तो इस इंडस्ट्री का क्या डार्क साइड है? देखिए, डार्क साइड तो सब जगह होता है, बट अब जो हमारा ART लॉ भी है, सब कुछ है, स्ट्रीमलाइन हो गई हैं चीज़ें, स्टैंडर्डाइज्ड हैं प्रैक्टिसेस, तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारा पेपर वर्क है, PNDT के साथ फॉर्म फिलिंग है, ट्रांसपेरेंसी हम रखते हैं, एंड आई थिंक देयर शुड बी नाउ नथिंग लेफ्ट ऑन टू दिस आफ्टर द ART लॉ। ओके, जो लोग जा रहे हैं वो डॉक्टर को कैसे क्रॉस चेक करें कि ये डॉक्टर सही है या नहीं?
आप एक्सपीरियंस देखिए डॉक्टर का, क्लिनिक में जितने पेशेंट्स पॉजिटिव हुए उनके फीडबैक हैं, नंबर्स हैं, लीजिए, बात कीजिए, आपके पास आजकल सब कुछ अवेलेबल है। राइट। बट प्लीज़ याद रखिए कि आईवीएफ किसी भी क्लिनिक में 100% सक्सेस नहीं देता है, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो या इंडिया हो। सो आईवीएफ का रिजल्ट जो है समझ के करिए कि किसी पेशेंट के, अगर मान लीजिए वो 30 साल की महिला है और उसके अगर 6 एम्ब्रियोज बने हैं तो उसके पास 2 अटेम्प्ट्स हैं, अगर डे 3 के एम्ब्रियोज हैं, 3-3 करके हम डालते हैं डे 3 पे, और वही दूसरी महिला है 30 साल की, उसके सिर्फ 2 एम्ब्रियोज बने हैं तो उसके पास एक ही चांस है, और जिसके 6 थे उसके पास 2 चांसेस हैं, तो उसको 2 बार चांस मिलेगा डालने का। 50% चांस होता है हर बार जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और सेकेंड टाइम भी जब डालेंगे तो सेम चांस है। ओके, सो दिस इज हाउ एन आईवीएफ साइकिल वर्क्स। इट इज 50 to 60% सक्सेस पर एम्ब्रियो ट्रांसफर। पिकअप से इसका संबंध नहीं होता है। अंडे की क्षमता तो डॉक्टर नहीं चेंज कर सकता, आपकी ओवरी की जो अंडे बनाने की क्षमता है या ओवेरियन रिजर्व है, तो वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। सो आईवीएफ का रिजल्ट बहुत डिपेंडेंट है आपके इन पैरामीटर्स के ऊपर, तो ये हमें समझ के करना चाहिए, और एक डिस्कशन काउंसलिंग में डॉक्टर के साथ जरूर क्लियर होना चाहिए, सबको क्लियर होना चाहिए। परफेक्ट। इस प्रोसेस में कितना टाइम जाता है? किस आईवीएफ प्रोसेस में? आईवीएफ प्रोसेस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू कि 10 से 12 दिन हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं, उसके बाद पिकअप होता है। पिकअप के बाद अगर हम फ्रेश ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो 3 दिन के बाद या 5वें दिन के बाद हो जाता है, और अगर डॉक्टर का डिसीजन है कि इस साइकिल में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो एम्ब्रियोज फ्रीज कर दिए जाते हैं। 1 महीने के गैप के बाद आप फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल ले लेते हैं। ओके। आईवीएफ का बहुत सारे लोगों को सारी चीज़ें समझ आई हैं, सबको समझ आ गई टेस्ट के कितने पैसे लग रहे हैं, हमें कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। जिन लोगों को कोई अभी प्लानिंग नहीं है, सोचा भी नहीं, अब उनका भी बहुत सारा लोगों को ट्रिगर होगा कि हम प्रिजर्व तो करा ही लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो और जानेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। इसमें खर्चा कितना आता है, लाइक कितना कॉस्ट होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। आईवीएफ देखो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, डॉक्टर है, पूरा स्टाफ है, टीम है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, लैब की मेंटेनेंस है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी की एक सबको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट आती है। अब इतने सारे पैकेजेस लोग फ्लोट कर देते हैं, हम भी करते हैं, बट एक बेसिक कॉस्ट तो कोई भी उसके नीचे तो नहीं जा सकता है। ओके। तो डेफिनेटली हमारा अपना खुद का अगर आईवीएफ सेंटर है, आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो टारगेट्स होंगे, सब कुछ होगा, और जितना बड़ा सिस्टम उतने बड़े खर्चे। सो डॉक्टर ओन क्लिनिक्स आई थिंक हमेशा बेटर रहती हैं कॉर्पोरेट से, और जहाँ पे वो डॉक्टर की खुद की क्लिनिक है, ऑफ कोर्स दैट इज बेटर। आई वुड सर्टेनली सपोर्ट डॉक्टर रन क्लिनिक्स। परफेक्ट। कितना एस्टिमेटेड अमाउंट? एस्टिमेटेड अमाउंट गोज फ्रॉम मिनिमम 130 to 2 lakhs। ओके। इट विल डिपेंड अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स कि 1,30,000। देखिए बिल्कुल समझ लेते हैं, अगर मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊं, 2 प्रोसीजर्स होते हैं लैब के अंदर। एक होता है अंडों का निकालना यानी ओवम पिकअप, और उसको लैब में भ्रूण बना के वापस ट्रांसफर करना यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर जी। ये पूरा काम लैब का है। 10 से 12 दिन जो इंजेक्शंस चल रहे हैं उस पे एमआरपी लिखा हुआ आता है, ठीक है। वो आप केमिस्ट से लेते हैं या सेंटर से लेते हैं, वो कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, उस पे आप 10% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर हम इंजेक्शंस की कॉस्ट माइनस कर दें, और इन्वेस्टिगेशंस भी आप कहीं भी जाएंगे किसी भी अस्पताल में आपको करानी पड़ेंगी, वो भी 10,000 की है या 15 की है या 18 की है, जो भी है वो अलग हो गई। अब लैब की कॉस्ट हमने फिक्स कर रखी है कि हम लैब का चार्जेस जो है हम सबसे 75,000 लेते हैं, ठीक है। 60 आईवीएफ का और 15,000 फॉर इक्सी, टोटल बन गया 75। ओके। इसके अलावा जो भी है वो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई मर्सिडीज में आ रहा है तब भी उसको उतना ही पे करना है, और कोई अगर ऑटो में आ रहा है तो भी उतना ही पे करना है। तो 2 तरह के इंजेक्शंस आते हैं, एक आते हैं रिकॉम्बिनेंट जो कि इंसुलिन की तरह पेनलेस होते हैं, आप खुद लगा सकते हैं, और दूसरे होते हैं इंट्रामस्कुलर जो आपको एक नर्स से रोज लगवाने पड़ेंगे। ओके। तो अगर कोई इंसान कहता है कि मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे की चाह तो सबकी बराबर है, इमोशन तो सबका बराबर है, तो हमारी क्लिनिक में तो ये सिंपल है कि अगर कोई पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है तो हम कहते हैं रिजल्ट्स दोनों में बराबर हैं। साइंस ये प्रूव करती है, स्टडीज ये प्रूव करती हैं, तो आप इंट्रामस्कुलर ले लीजिए,
अगर आप हमारे सेंटर के पास रहते हैं, हम फ्री में रोज़ शाम को आपको लगा देंगे। आप अपने घर के पास लगवाना चाहते हैं, हम लिख के दे देते हैं, आप वहाँ लगवा लीजिए। कोई पेशेंट कहता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे तो पेनलेस चाहिए, उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा है, कंपनी से ज़्यादा आ रही है जी। तो उसमें तो IVF सेंटर का कोई कसूर नहीं है, तो आप वो ले लीजिए। तो लैब के चार्जेस हमने सबके लिए बराबर कर दिए, और उस पर भी अगर किसी को दिक्कत है तो हम टाइम दे देते हैं कि आप 3 महीने में पे कर दीजिए या 2 महीने में कर दीजिए, बट नो इंटरेस्ट चार्ज। किसी को और भी ज़्यादा दिक्कत है तो हमारे पास कंपनीज का टाई अप है जो बिना पेशेंट से इंटरेस्ट लिए आपको EMI कर देती है, 1 ईयर का EMI ले लीजिए, बट प्रोवाइडेड आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो देन आपको वो लोन मिल जाता है। तो अगर मैंने मिनिमम एक एवरेज लगा लीजिए 1.50 का, तो 1 साल में अगर आपको 50 आपने पे कर दिया, 1 लाख की आपने EMI करा दी, तो 1 महीने में आपकी कितनी EMI गई? 1 लाख को आप 12 में डिवाइड कर दीजिए, या 10 में भी किया तो 10,000 होगी, 12 में किया तो 9,000 समथिंग बनेगी। तो पर मंथ आप इतना अगर पे कर रहे हैं तो आई थिंक ये डुएबल हो जाता है फिर। ग्रेट, ओके। सरोगेसी पे आते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहता है? और सरोगेसी 2021 ART लॉ के बाद डेफिनेटली एक थोड़ा सा अभी इस्टेब्लिश होने में लग रहा है टाइम। ART बोर्ड्स बन गए हैं, क्लिनिक हैज़ टू बी रजिस्टर्ड बाय द ART बोर्ड। हमारी क्लिनिक अब रजिस्टर हो गई है। पेशेंट के लिए देखो पहले लॉयर्स से मिलना है, उस फाइल को पूरा तैयार करना है क्लिनिक को कि क्यों लिखा हमने कि उस पेशेंट को सरोगेसी क्यों करनी है। Okay. जस्ट बिकॉज आप आ गए क्लिनिक, हाँ, जस्ट बिकॉज यू डोंट वांट टू कैरी अ चाइल्ड, मैम सरोगेसी कर दीजिए, वो ऐसे ऑन डिमांड तो अब नहीं हो सकता है। पहले होता था, पहले हो जाता था, अब नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी कंट्री का ये लॉ है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। ऑफ कोर्स अब लॉ ये कहता है कि भाई जेन्युइन केसेस होने चाहिए, इंडिकेशंस होनी चाहिए, आपकी वो एज 50 से कम होनी चाहिए, आप दोनों पार्टनर्स की एज इतनी होनी चाहिए, उसके बाद आपका कोई भी बच्चा नहीं है पहले, और इस बार अगर डॉक्टर ने सरोगेसी लिखा है तो क्यों लिखा है, आप उसका कारण एक्सप्लेन कीजिए। अगर वो उनके हिसाब से जेन्युइन कारण है तो सरोगेसी की परमिशन आपको मिल जाएगी, और उसके बाद आप कर सकते हैं। वाओ, ओके। एक बार जो लोगों को सरोगेसी का मतलब ही नहीं पता, आप वो भी बता दीजिए। सरोगेसी का मतलब होता है कि जब आप किसी की यूट्रस यानी बच्चेदानी इस्तेमाल कर रहे हैं, किराए की कोख, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, उसमें देखो 3 चीज़ें हमें चाहिए बच्चा बनाने के लिए। एक अंडा जो फीमेल ओवरी से आता है, स्पर्म जो मेल पार्टनर से आता है, और यूट्रस। जब स्पर्म और अंडा अगर आपका है और बच्चा आपको चाहिए, लेकिन आप अपनी यूट्रस किसी भी वजह से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और आप किसी और महिला की यूट्रस को यूज़ करते हैं अंडर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत कि बच्चा आपको ही मिलेगा, लेकिन उसको उस महिला के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि किन बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो आपके रिश्तेदार हैं या आपकी जानकार हैं या आपने किसी के थ्रू अरेंज किया है, उनको लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है पूरा, तो उनकी यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं IVF करने के बाद ये एम्ब्रियोज। और अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो 9 महीने वो पूरी प्रेगनेंसी की देखभाल क्लिनिक करती है उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और बच्चे की डिलीवरी होते ही वो बच्चा आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है क्योंकि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में है। तो सरकार इस बात की अनुमति देती है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपके नाम पे बनेगा। परफेक्ट। तो इन लेम लैंग्वेज, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का स्पर्म, वाइफ के एग्स, एंड एक थर्ड लेडी जिसके कोख में, जिसके पेट में आपका बच्चा 9 महीने तक पलेगा, राइट? एग्जैक्टली, दिस इज सरोगेसी। जेनेटिकली वो बच्चा आपका है। हाँ, सो सारा टेक्निकली सारी चीजें आपकी, जस्ट आपने रेंट करा है किसी और को। एग्जैक्टली, एक कोक रेंट करी है बेसिकली। एग्जैक्टली, ओके। अब ये लॉ आने से पहले क्या क्या होता था? उसकी बात क्यों करेंगे, जब हम कर नहीं सकते तो अब वो पास्ट हो गया, पास्ट को छोड़ देना चाहिए। हमें प्रेजेंट में जीना है और उसको लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना है। ओके, बिकॉज मैं कुछ केस स्टडीज पढ़ रहा था जिसमें बहुत वेird सी प्रैक्टिसेस थी, बट आई गेस उसी की वजह से लॉ आया और रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। एंड लेट्स मूव ऑन। बहुत सारी बॉलीवुड पे मूवीज बनी है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी और बॉलीवुड में सारी चीज़ें होती रही हैं ये सारे, क्योंकि आई गेस मॉडर्न इंडिया को वेस्टर्न कल्चर और ये सारी चीज़ें हमेशा ऐसे आती हैं तो बॉलीवुड के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। और आई वांट कि आप ऑडियंस को वो वाली स्टोरी बताओ जो आपने मेरे को बताई थी आते कि सेकंड इंडिया था जो। यस, सो दैट्स वेरी मोटिवेटिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि IVF सबसे पहले विश्व में UK में हुआ था 1978, 25 जुलाई लुई ब्राउन वाज बॉर्न जी। उसके बाद 67 डेज बाद इंडिया का बच्चा है Kanupriya, 3rd October 1978. So India was just 67 days behind the world. Right.
to document its first IVF baby. So we were second in the world and 67 days behind them. So how interesting is this? Proud Indian. Exactly. और ये किसी को नहीं, और इंडिपेंडेंस डे से पहले तो गर्व होता है इस महीने में, तो खास करके क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है. तो मैं सबको विश करूंगी कि निसंतानता से स्वतंत्रता मिले आपको जी. और हम इस अगस्त के महीने में हर साल कैंपेन चलाते हैं, निसंतानता से आज़ादी, निसंतानता से स्वतंत्रता. तो सबको इंडिपेंडेंस डे विश करूंगी मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू. और अगले इंडिपेंडेंस डे पे अगस्त के महीने में आई होप जितने कपल्स इस साल स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी निसंतानता से, वो सब अगले साल कहें वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हो गए निसंतानता से. लवली. एक लास्ट सवाल मेरा हर एक गेस्ट से यही रहता है, आपसे मैं पूछूंगा. एंड आई विल टेल यू एक छोटी सी बात. पहले जब आप आए थे तो यू आर वेरी, आपकी एनर्जी ना बहुत मोटिवेटिंग, बहुत ज़्यादा ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिक्ट, तो मैं थोड़ा सा ऐसे नर्वस भी हो रहा था कि वो नहीं डांटना पड़ जाए. बट ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत कुछ नया सीखने को मिला. दैट्स व्हाई आई एम ग्लैड कि एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किया. थैंक यू. एंड थैंक यू सो मच आने के लिए, मेरे को ना डांटने के लिए. ऐसा नहीं है, मैं किसी को नहीं डांटती हूँ. एंड लास्ट सवाल ये है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट डॉन टॉक्स? कैसा रहा आपका पॉडकास्ट मेरे साथ? आई एंजॉयड इट, एवरी बिट ऑफ इट आई एंजॉयड इट, एक्सेप्ट कमिंग वाज डिफिकल्ट. या ओके. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए. प्लीज़ इस एपिसोड को, मैं बहुत रेयर बोलता हूँ किसी एपिसोड को शेयर करने के लिए. आई गेस ये एपिसोड मिलियंस में भी नहीं जाता तो इट्स फाइन, बट ये एपिसोड हर एक उस इंसान तक पहुंच जाता है जिसको इस एपिसोड की ज़रूरत है, जिसको ये सारी परेशानियां इमोशनली फैमिलीज़ में डिस्टर्ब करी हैं, वहाँ तक भी अगर ये एपिसोड पहुंच जाता है और आप पहुंचा देते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उन सबकी और हमारी. सो प्लीज़ डू दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड.